इनके जो राजनीतिक बाप दादा थे ये माफीनामा लिख रहे थे। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, जब हम अंग्रेजों की हुकूमत से नहीं डरे, जब कांग्रेस के नेता तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन से अधिकार है, मैं उसे लेकर आऊंगा, और गांधी जी ने कहा मैं 5 रुपया क्या 5 आने भी बेल के लिए नहीं दूंगा, मैं आपकी सरकार को मानता ही नहीं हूं, जब हम कांग्रेसी उनसे नहीं डरे, आपसे थोड़ी डरेंगे। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है भाजपा में हिम्मत तो करे मुझ पर केस। और दुर्योधन ने कहा 1 इंच धरती भी मैं आपको नहीं दूंगा, 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा। ये कहते हैं हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जो हशर दुर्योधन का कुरुक्षेत्र पर हुआ वही राजनीतिक हशर भाजपा का होने जा रहा है 2024 में। इसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और 2024 में से प्ले करना। 100 सीट को पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, अब देख लेना 2024 में। मोदी जी ऐसे फकीर है जो 5 लाख का सूट पहनते और करोड़ों में उसे बेचते। मोदी जी ऐसे फकीर है कि जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, वो अपने लिए नया आलीशान मकान बना रहे और 2 नए हवाई जहाज खरीदते। मोदी जी फकीर है और किसान जो सड़क पर है वो किसान नहीं है। अजब है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने मंत्रियों पे भी भरोसा नहीं है? काम की बात होती है, कान खुला रखकर राहुल गांधी जी की बात सुने। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीनियर नेता तहसीन पूनेवाला साहब। तहसीन साहब, उत्तम समाचार में आपका स्वागत। जी थैंक यू। तहसीन साहब, देश की जो मौजूदा स्थिति है, कांग्रेस पार्टी उठा तो रही है उन मुद्दों को, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मुद्दे डिरेल क्यों बार बार हो जा रहे हैं? चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, यही मुद्दा जब बीजेपी उठाती थी तो कांग्रेस बैकफुट पे आ जाती थी, लेकिन यही मुद्दा जो आज कांग्रेस उठा रही है तो बीजेपी उसको मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी इसको माने या ना माने, देश की जो आवाम है उसे परेशानी तो हो रही है और कांग्रेस मुद्दा उठा रही है। लेकिन जैसे आप देख रहे हो, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में ये हुआ है कि पार्लियामेंट से मौजूदा हुकूमत भाग रही है। हमेशा ये हुआ था, और यूपीए के जमाने में जब यूपीए की हुकूमत थी तब विपक्ष जो था वो पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करता था। अब पहली बार जो मौजूदा हुकूमत है वो पार्लियामेंट से भाग रही है, वो पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रही है, वो पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रही है। आप देखिए किसानों के मुद्दे पर, मैं उस पर जाता हूं। जिस तरह से राज्यसभा में बिल पास किया गया, वो 3 बिल, जो विपक्ष थे वो मांग रहे थे डिवीजन ऑफ वोट्स, वॉइस वोट पे पास किया गया। वॉइस वोट पर आपने बिल पास किया है, डिवीजन ऑफ वोट नहीं दिया है मेंबर्स को। तो संस्थाओं को जो कमजोर करने का काम कर रही है भाजपा, वो तो लोग भी और आवाम भी देख रही है और अब आवाम के समझ में आ रहा है। तो क्या आप आवाम की समझ का मतलब ये कह रहे हैं कि 2024 में बदलाव होगा? 101% होगा, 101%। ये 140 करोड़ भारतीय वर्सेस नरेंद्र मोदी जी, 140 करोड़ भारतीय वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा, और 140 करोड़ प्लस भारतीय भाजपा को भगाएगी। ऐसे 100 सीट को पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, अब देख लेना 2024 में। आप किसानों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी भाजपा का कहना है कि किसान हमारे साथ हैं और कुछ जो है एक्टर और ट्रैक्टर की उसमें डिफिनेशन में, परिभाषा में जो है वो राहुल जी के इशारे पे नाच रहे हैं। किसानों का अपमान करना, किसानों को एक्टर कहना, यह प्रश्न पूछना कि किसान पिज्जा क्यों खाते, किसान अंग्रेजी में बात क्यों करते, किसान सूट क्यों पहनते, ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और ये क्यों करती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अंग्रेजी बोलना सिर्फ उनका अधिकार है, सूट पहनना सिर्फ फकीर जी का अधिकार है, पिज्जा खाना, मशरूम के पिज्जा, सिर्फ उनका अधिकार है। अगर जो लोग सड़क पर है वे किसान नहीं है, तो फिर मोदी जी फकीर कैसे हुए? मोदी जी ऐसे फकीर है जो 5 लाख का सूट पहनते और करोड़ों में उसे बेचते। मोदी जी ऐसे फकीर है कि जब देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, वो अपने लिए नया आलीशान मकान बना रहे और 2 नए हवाई जहाज खरीदते। मोदी जी फकीर है और किसान जो सड़क पर है वो किसान नहीं है। अजब है। इतने सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं, इनको आप लोग क्यों नहीं पब्लिक के बीच में लेके जाते हैं और आप कहते हैं कि साहब इधर सेंट्रल विस्टा बन रहा है, आलीशान महल बन रहा है और किसान जो है 500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। लेकर गए, पब्लिक के सामने बातचीत हो रही है, पब्लिक परेशान है, आवाम बेहद परेशान है और बात हो रही है आवाम के साथ। लेकिन आवाम ये भी देख रही है, आवाम को ये दिख रहा है किस तरह से संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। पेगासस के माध्यम से
न्यायपालिका पर जांच की जा रही है, पेगासस के माध्यम से जो पत्रकार आवाज उठाते हैं उनकी जांच हो रही है, पेगासस के माध्यम से अपने खुद के मिनिस्टर्स पर जासूसी की जा रही है। तो आवाम को ये बात समझ में आ रही है और आवाम इन्हें माफ नहीं करेगी। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने मंत्रियों पे भी भरोसा नहीं है? देखिए, पेगासस की जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच होनी चाहिए और जेपीसी में जांच होनी चाहिए। हमारा प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से एक ही है, क्या भारत के किसी भी सुरक्षा अंग के पास पेगासस नाम का हथियार है या नहीं है? प्रश्न सिर्फ इतना है, उसका वे जवाब नहीं दे रहे। हम ये नहीं और कुछ नहीं पूछ रहे, पेगासस ये हथियार है या नहीं है। अगर ये है तो हमारे लोगों पर जांच भारत के सरकार की किसी अंग ने किया है, और नहीं है तो ये और भी गंभीर मामला है, क्योंकि फिर किसी विदेशी ताकत ने हमारे लोगों पर जांच की है, हमारे संस्थाओं पर जांच की है, हमारे इलेक्शन कमीशन पर, हमारे जजेस पर, हमारे पत्रकारों पर, हमारे मिनिस्टर्स पर। तो कौन है इसके पीछे, ये हमें जानना है और इसकी जांच होनी चाहिए, जेपीसी होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जेपीसी की बात चल रही थी तो पार्लियामेंट से तो भाग रही सरकार, इसको पार्लियामेंट में उठा नहीं रही मामला। लेकिन शशि थरूर के आईटी पार्लियामेंट्री आईटी कमेटी में पहली बार आजाद भारत में ऐसा हुआ है कि दो सेक्रेटरीज, होम सेक्रेटरी और आईटी सेक्रेटरी को समन किया गया। भारत के पार्लियामेंट ने उन्हें समन किया और दो ब्यूरोक्रेट्स वे पार्लियामेंट में नहीं आए। आप किसी भी दल को समर्थन आपका आपका रह सकता है, किसी को के भी समर्थक हो सकते हैं, मोदी जी के या भाजपा के, आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट जब आपको समन करता है, ये आपका कर्तव्य है जाना, और दो ब्यूरोक्रेट्स पार्लियामेंट में नहीं जाते, इससे आप क्या बताना चाहते हैं? किसके इशारे पे नहीं जा रहे हैं? इसका मैं मतलब खुद कहीं ना कहीं इशारा नहीं, मैं खुला कह रहा हूं, कैमरा पर कह रहा हूं, ये भाजपा के इशारों पर नहीं जा रहे। इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है भाजपा में हिम्मत तो करे मुझ पर केस। भाजपा इस देश को, बाबा साहेब आंबेडकर के आईन और संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है। आप पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग तो बना रहे हो, लेकिन पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन को आप खत्म कर रहे हो। इस पे भी लोगों का आरोप है कि मोदी जी पार्लियामेंट इसलिए बनवा रहे हैं ताकि उनका नाम लिख जाए कि मेड मेड इन इंडिया बाय मोदी जी। देखिए, मोदी जी को जो बनाना है, मोदी जी ये बताए कि इस वक्त जब पहली बार 70 साल में हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यानी कि 2014 में जो आपके पैसे का वैल्यू था वो आज घट चुका है। पहली बार हमारे पास 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है, हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, इकोनॉमी हमारी खत्म हो रही है। आप आलीशान मकान क्यों बना रहे? आप दो नए हवाई जहाज क्यों खरीद रहे? उसी पैसे से आप कितने लोगों की मदद कर सकते थे, कितने नए रोजगार डाल सकते थे, लेकिन आप अपने लिए मकान बना रहे हो। ये कौन सी इकोनॉमिक्स है? लेकिन इनका तो कहना ना 50 साल हम रहेंगे इसलिए बना रहे हैं और आप 24 में इनको वापस भेज रहे हैं। देखिए, ये जो घमंड है ना, ये घमंड ही नहीं ले डूबेगा। मुझे याद है महाभारत की वो कहानी, और दुर्योधन के पास जब भगवान श्री कृष्ण गए थे तो उन्होंने सिर्फ दुर्योधन से ये कहा था, ये निवेदन किया था कि 5 गांव दे दो, बस हम हमारे परिजन के साथ वहीं रहेंगे, वहीं पर हम रहेंगे, वहीं पर खाएंगे पीएंगे और वहीं पर हम सुकून से रहेंगे। और दुर्योधन ने कहा 1 इंच धरती भी मैं आपको नहीं दूंगा, 1 इंच जमीन भी नहीं दूंगा। ये कहते हैं हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जो हशर दुर्योधन का कुरुक्षेत्र पर हुआ, वही राजनीतिक हशर भाजपा का होने जा रहा है 2024 में। इसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और 2024 में से प्ले करना। राहुल जी ने भी आज मुंशी प्रेमचंद जी के हवाले से कहा है कि आदमी का अहंकार ही उसको ले डूबता है। तो क्या सीधे सीधे हमला प्रधानमंत्री पर है? अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था, फिर इन दोनों का क्या टिकेगा? दूसरा भाजपा कौन है? का प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी। जो जो व्यक्ति अहंकार में चूर होता है, आवाम उसे माफ नहीं करती है, लोग उसे माफ नहीं करते। किस चीज का घमंड है, किस चीज का अहंकार है? आपको मैंडेट मिला है कि भारतीयों को, आप भारत को आगे ले जाए। भारत हर हर एंगल पे पीछे गया है, इकोनॉमिक एंगल पे, मीडिया के फ्रीडम के एंगल पर, हर व्यवस्था पे, महिलाओं की सुरक्षा के, राष्ट्र की सुरक्षा पे, हर उस पैमाने पे भारत नीचे आया है, कोविड के हैंडलिंग के मामले में। तो आपको अहंकार किस बात का है, किस बात का घमंड है आपको? आप ये कहते हो कि आप सिर्फ चुनाव जीत रहे हैं। यही तो दुर्योधन की दलील थी कि मैं राजा हूं, मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता। आखिर क्या हुआ? हार उसकी भी हुई
और हार भाजपा की भी होगी। कि पार्टी में नेतृत्व का मसला कब हल होगा? कोई नेतृत्व का मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं पार्टी का कोई लीडर नहीं हूं। आपने हालांकि वो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं सिर्फ पार्टी का समर्थक हूं, सिर्फ एक समर्थक। लेकिन मैं बहुत क्लियर हूं एक चीज में, मैं वोट करता हूं गांधी परिवार को। अध्यक्ष कोई भी रहे, हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ तीन है, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी। हम इनको वोट करते हैं। बाकी सारे लोग नेता है, हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं, वे आए, चुनाव लड़े, जो पद मिले उस पद पर भी काम करे, कांग्रेस को आगे बढ़ाए। लेकिन हमारे नेता गांधी परिवार है और हम इनमें श्रद्धा रखते हैं, और इसमें मुझे कोई झिझक नहीं ये बात कहने को चैनल्स पर। लेकिन मसला यही है कि कब ये लीडरशिप राहुल जी फ्रंट पे सामने आके खेलेंगे? अभी लोग बीजेपी भी आरोप लगाती है कि पीछे से क्यों खेल रहे हैं, सामने से आए फ्रंट फुट पे बैटिंग करें। फ्रंट फुट पे ही बैटिंग कर रहे हैं। सुबह शाम जो इनके मिनिस्टर्स राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या बैकफुट पे, हर मुद्दा को जो राहुल गांधी जी ने उठाया वो सच साबित हुआ है। रफाल का मुद्दा उठाया, भाजपा आज फ्रांस उसके इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब पता चला कि रफाल में करप्शन हुआ है। पेगासस का मुद्दा उठाया राहुल जी ने, सबसे पहले उन्होंने उठाया। अब पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में बन चुका है कि फ्रांस तक पर जासूसी हुई पेगासस को लेकर। कोविड का मुद्दा उठाया। फरवरी 2020 में, 21 ने 2020 में कोविड का लॉकडाउन, उसके पहले 12 फरवरी को राहुल गांधी कहते कि कोविड का एक बहुत बड़ा संकट, सुनामी इस मुल्क पर आ रही है। और उस दिन 12 फरवरी को उस वक्त के जो स्वास्थ्य मंत्री थे हर्षवर्धन, उन्होंने राहुल जी के बारे में उनका मजाक उड़ाया, अभद्र टिप्पणी की। प्रधानमंत्री जी दिल्ली हाट पे लिट्टी चोखा खा रहे थे, राहुल जी की मजाक उड़ा रहे थे। लाखों लोग की मृत्यु हुई। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अगर आप राहुल गांधी की बात उस वक्त मान लेते, 12 फरवरी 2020 को उनकी बात सुनते, तो आज आप में से जो ये वीडियो देख रहे, आपके परिवार या आपके जानने वाले में से अगर कोई अनफॉर्चुनेटली गुजर गया है, उनकी मृत्यु है कोविड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, तो आज शायद वो जिंदा रहते। तो ये प्रधानमंत्री जो है, उनको और मन की बात कम करना चाहिए और काम की बात ज्यादा करनी चाहिए। काम की बात कैसी होती है? काम की बात होती है कान खुला रखकर राहुल गांधी जी की बात सुने, और राहुल गांधी की बात सुनेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री काम भी बेटर करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि, मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि साहब काम की बात करिए, लेकिन यहाँ तो आरोप ये है कि जो लोग काम की बात करते हैं उन पे इंक्वायरी हो जाती है, उनके खिलाफ पुलिस केस हो जाता है। तो आदमी काम की बात करे तो कैसे करे? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और भाजपा को ये लगता है कि हम उनसे डरते हैं, उनके पुलिस से डरते हैं, उनके पुलिस की लाठी से डरते हैं, उनकी पुलिस की जेलों से डरते हैं, उनकी बंदूकी से डरते हैं। लेकिन वो ये बात भूलते हैं कि जब जंगे आजादी की लड़ाई चल रही थी, ये हमारे बाप दादा थे जो वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगा के अंग्रेजों के लाठी खा रहे थे। ये वो बात भूलते कि हमारे बाप दादा थे जो फांसी पर चढ़े थे। इनके जो राजनीतिक बाप दादा थे, ये माफीनामा लिख रहे थे। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, जब हम अंग्रेजों की हुकूमत से नहीं डरे, जब कांग्रेस के नेता तिलक ने कहा स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर आऊंगा, और गांधी जी ने कहा मैं 5 रुपया क्या 5 आने भी बेल के लिए नहीं दूंगा, मैं आपकी सरकार को मानता ही नहीं हूं। जब हम कांग्रेसी उनसे नहीं डरे, आपसे थोड़ी डरेंगे। पुलिस भी हमारी है और ये वक्त बदलेगा। चाहते शौरते इज्जतें उल्फते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज भाजपा है जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। वक्त बदलेगा और भाजपा ये समझेगी कि उनका घमंड नहीं टिकेगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।